Now let's start with the important topic, that is stroke पैटर्न। और इस टॉपिक में हम मेनली सेरेब्रल कॉर्टेक्स का स्ट्रोक पैटर्न पढ़ेंगे, दैट इज इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक पैटर्न। ठीक है। और जो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रोक पैटर्न है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इजियर, पहले हम आ जाते हैं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के स्ट्रोक पे। तो इस डायग्राम को मैंने वंस अगेन इसलिए डाला है यहाँ पे कि आप लोगों को थोड़ा समझा सकूं कि देखो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकली हुई है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और ये दूसरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकली है दूसरी सेरेब्रल आर्टरी, और उन दोनों को बीच में जॉइन किया हुआ है कम्युनिकेटिंग आर्टरी में। अच्छा, बाज बुक्स में इनके जो ये वाली पोर्शन और ये वाली पोर्शन, इन दोनों के डिफरेंट नाम दिए हुए, लेकिन हम इनको सिर्फ पोर्शन 1 और पोर्शन 2 नाम दे देंगे टू मेक इट इजियर। अच्छा, मेनली स्ट्रोक कैसे होता है यहाँ पे कि बोलस या थ्रम्बस आ जाता है और वो आर्टरी को ओक्लूड कर देता है। तो लेट्स डिस्कस कि अगर इस आर्टरी का ये पोर्शन 1 ओक्लूड हो जाए तो इसका मतलब यह है कि ये दूसरी आर्टरी पूरी इंटेक्ट है, इससे ब्लड आगे यहाँ पे भी जा सकती है और थ्रू दिस कम्युनिकेटिंग आर्टरी इस एरिया में भी आ सकती है और इस एरिया में भी आ सकती है। इसका मतलब यह है कि पोर्शन 1 के स्ट्रोक से इतना कोई खास इफेक्ट नहीं होगा और स्ट्रोक मैनिफेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये पोर्शन 2 यूनिलेटरल और बायलेटरल, अगर ये डैमेज हो जाए, लेट सपोज ये इस राइट वाली आर्टरी का ये पोर्शन डैमेज हो गया, तो इसकी जितनी भी सप्लाई है वो डैमेज हो जाएगी और हमारे साथ मैनिफेस्टेशन आ जाएगी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम की। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और ये इसकी सप्लाई ये मीडियल साइड जितना भी ब्रेन का है ये काफी सारा ये कवर करता है अबोव द कॉर्पस कैलोजम, जो कि हमने डिस्कस किया था। तो कॉर्पस कैलोजम को भी बहुत हद तक इसकी सप्लाई होती है। ठीक है। और ये सारा एरिया जो है इट इज सप्लाइड बाय इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू दिस होमनकुलस। होमनकुलस में ये वाला जो दिखाया गया है यह इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की सप्लाई, और मेनली ये कौन से और एरियाज ऑफ द बॉडीज कवर करते हैं, बिलो द ट्रंक, हिप एरियाज, लेग्स एंड फुट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस आर्टरी का स्ट्रोक हो गया तो मेरे साथ मेनली इफेक्ट होंगे लोअर लिम्स, जबकि अपर लिम्स कंपेरेटिवली और फेस स्पेयर होंगे। ठीक है, क्योंकि वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के रेंज में आते हैं। ये येलो एरिया जो है ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का रेंज है। और इसी तरह हम सेंसरी में भी देख सकते हैं कि जो हिप और उसके नीचे का रीजन है वो इसकी सप्लाई में आता है, तो उसका सेंसरी लॉस होगा। और जो हैंड्स है और जो फेस है जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के एरिया में आती है उसका लॉस कम होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो अगर हमारे साथ अपर लिम और फेस डैमेज हो तो मेनली वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक होगा। अगर लोअर लिम मेनली हमारे साथ उसकी सेंसरी या मोटर लॉस हो तो वो होगा इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और डायग्राम थोड़ा सा बनाऊं कि लेट सपोज ये हो गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमें पहले से और ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। हमें पहले से पता है कि इससे जो न्यूरॉन आएगा स्पाइनल कॉर्ड पे वो होगा अपर मोटर न्यूरॉन, और अपर मोटर न्यूरॉन एट द लेवल ऑफ ब्रेन स्टेम डिकसेट करेगा और अपोजिट साइड को जाएगा। ठीक है। और फिर इस साइड से लोअर मोटर न्यूरॉन बाहर निकलेगा। ठीक है। तो ये अपर मोटर न्यूरॉन और ये लोअर मोटर न्यूरॉन। तो क्या है कि अगर हम इस एरिया को डैमेज करें जैसे कि स्ट्रोक में हो जाएगा तो अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा, और ये जो नीचे आ रहा है तो ये डिकसेट कर रहा है अपोजिट साइड को। तो अगर ये राइट साइड पे इन्फार्क्ट है या एम्बोलाई या लीजन वटेवर है तो इसकी मैनिफेस्टेशन लेफ्ट साइड पे होगी। तो अगर ये राइट साइड मोटर डैमेज है तो लेफ्ट साइड या कंट्रालेटरल हेमी पेरिसिस होगी, और अगर राइट सेंसरी एरिया इन्वॉल्व है तो लेफ्ट एरिया पे सेंसरी लॉस होगी। अच्छा, ये याद रखिए कि यहाँ जो पेरासेंट्रल लोब्यूल्स का एरिया है मीडियल साइड पे वो कंट्रोल करता है यूरिनेशन को। ठीक है। तो अगर आपके साथ इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हो और उसमें पेरा सेंट्रल लोब्यूल इन्वॉल्व हुआ हो तो उसमें हमारे साथ पेशेंट को होगा यूरिनरी इनकंटिनेंस। कम टू इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक।
तो इसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है और हमें पहले से पता है कि उसका मेन फंक्शन है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, डिसीजन मेकिंग एंड सोशल। तो बंदे का सोशल बिहेवियर, एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है और डिसीजन मेकिंग वो ख़राब हो जाती है। और हमने कहा कि पैरा सेंट्रल लोब्यूल ख़राब हो जाए तो यूरिनरी इनकंटिनेंस पेशेंट को होगी। और अगर इसके मीडियल सर्विस पे आ जाए जो हमने उधर दिखाया, तो वहाँ पे सेंसरी और मोटर फंक्शन स्पेशली ऑफ द लोअर लिम्ब, क्योंकि देयर विल बी लेसर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अपर लिम्ब एंड फेस, क्योंकि अपर लिम्ब और फेस जो है वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट में आता है। और अगर इसमें एफेजिया होगी तो वो ट्रांस कॉर्टिकल एफेजिया होगी। ठीक है, ट्रांस कॉर्टिकल एफेजिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रोका और वर्निक एरिया के बीच में जो कनेक्शन है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसमें हमारे साथ ट्रांस कॉर्टिकल एफेजिया होती है। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो है हमें पहले से पता है कि ये सर्कम्फ्रेंस बेसिलर से ये पोस्टीरियर पीसीए, ये पीसीए, फिर पीसीए कम्युनिकेटिंग के थ्रू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये इंटरनल कैरोटिड से, और इंटरनल कैरोटिड से आगे निकलती थी इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और इसके साइड पे निकलती थी ये वाली जो है, ये है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। अच्छा, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी को वंस अगेन हम हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक हमारे साथ हो जाएगा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी मेन ट्रंक जो कि ये है। फिर मेन ट्रंक से ये छोटी छोटी आर्टरीज निकलती है जिसे हम लेंटिकुलोस्ट्राइड कहते हैं, और ये बेजल न्यूक्लियाई और इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती है। फिर आगे ये ट्रंक जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है एट सिल्वियन फिशर। ये मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि ये सिल्वियन फिशर है। एक है इंफीरियरली जाता है जिसको इंफीरियर ब्रांच कहते हैं, एक सुपीरियरली जाता है जिसको सुपीरियर ब्रांच कहते हैं। ठीक है, और ये इसकी कैचमेंट एरिया है ऑन ईदर साइड फेस एंड अपर लिम्ब मेनली। ठीक है, और ये टंग, ये भी आगे इंशाल्लाह जाके एक्सप्लेन कर देंगे। आर्टरी क्या है, इसके मेन ट्रंक है गिविंग पेनिट्रेटिंग ब्रांचेस टू द बेसल गैंग्लिया जिसको हम, और इंटरनल कैप्सूल जिसको हम लेंटिकुलर स्ट्राइड आर्टरी कहते हैं। और टू डिवीजंस हैं जो सिल्वियन फिशर पे निकलती है, एक है सुपीरियर और एक है इंफीरियर। सुपीरियर जो है फ्रंटल और पेराइटल लोब को सप्लाई करती है, जबकि इंफीरियर जो है टेम्पोरल और पेराइटल लोब को सप्लाई करती है। ठीक है, नाउ मेन ट्रंक के रीजन को आ जाते हैं। तो मेन ट्रंक का रीजन कैटास्ट्रोफिक होगा। कैटास्ट्रोफिक इसलिए कि ये आगे लेंटिकुलोस्ट्राइड को भी ब्लड सप्लाई खराब कर देगी, सुपीरियर को भी ब्लड सप्लाई खराब कर देगी और इंफीरियर डिवीजन को भी। तो इट मींस कि आगे जितनी भी मॉड्यूलिटीज हैं वो सारे इफेक्ट हो जाएंगे। दैट विल बी मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कंट्रालेटरल हेमिप्लीजिया जो कि हम आगे पहले पढ़ चुके हैं, कंट्रालेटरल सेंसरी इन्वॉल्वमेंट जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, डोमिनेंट हेमिस्फीयर में हमने कहा था कि अगर वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो डोमिनेंट हेमिस्फीयर पे ब्रोका इन द फ्रंटल और वर्निक्स इन द टेम्पोरल, क्योंकि जो इसका सुपीरियर है वो फ्रंटल सप्लाई करता है और जो इनका इंफीरियर वो टेम्पोरल सप्लाई करता है। तो देयर विल बी ग्लोबल एफिजिया, ना बंदा समझ सकेगा ना ठीक से बोल पाएगा। और आल्सो गर्समैन सिंड्रोम होता है जिसको हम एलेक्सिया, एग्रेफिया, राइट लेफ्ट डिसोरिएंटेशन और फिंगर एग्नोसिया, मतलब बंदा लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसको राइट लेफ्ट का अपना पता नहीं होता, इवन उसको अपने फिंगर्स का पता नहीं होता कि ये मेरा इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, पिंकी फिंगर है, वट। अच्छा, और जो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में हो जाए तो उसमें हीमी नेग्लेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बंदा अपना हाफ ऑफ द बॉडी जो है वो नेग्लेक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप उसको कंघी दे दो कि बाल कंघी करो तो एक हाफ कंघी करेगा, दूसरे हाफ को इग्नोर। कम टू सुपीरियर डिवीजन, तो हमने कहा था कि सुपीरियर डिवीजन फ्रंटल और पेराइटल को जाता है, और अगर ये डोमिनेंट एरिया में डैमेज करे तो वहाँ ब्रोकाज एरिया है और वहाँ पे ब्रोकाज एफेजिया काज करेगा। और ब्रोकाज में हमने कहा था कि ये ब्रोकन वर्ड्स बोलेगा। ठीक है, ब्रोकन वर्ड्स का मतलब ये कि मोटर एफेजिया ये बोल नहीं पाएगा लेकिन समझ पाएगा, इसलिए इन लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है और डिप्रेशन होती है। कंट्रोलेटर सेंसरी लॉस होगा इनमें, और कंट्रोलेटर हेमिप्लीजिया होगा जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। दैट विल बी मोर इन द फेस एंड अपर लिम्ब। ठीक है, लोअर लिम्ब में बहुत कम होगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि सुपीरियर डिवीजन इन्वॉल्व है, तो लोअर लिम्ब में पार्टली इस वजह से भी नहीं होगा कि इंटरनल कैप्सूल स्पेयर्ड होगा। ठीक है, और हमें पता है, हम वो ट्रंक फिर से बना देंगे कि ये है मेन ट्रंक ऑफ एमसीए। फिर यहाँ पे ये दे देता है लेंटिकुलो स्ट्राइएट आर्टरी। ठीक है, उसके बाद ये सुपीरियर और ये इंफीरियर। तो अगर सुपीरियर का स्ट्रोक हो गया तो ये फ्रंटो पेराइटल को इफेक्ट करेगा, मतलब पेराइटल और फ्रंटल जिसमें जो
जगह जैसे ब्रोका एरिया, कंट्रालेटरल सेंसरी, कंट्रालेटरल मोटर, वो चीजें इफेक्ट करेगा, लेकिन लोअर लिम्ब इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब में लोअर लिम्ब के फाइबर पे जाते हैं और ये स्पेयर रहे सिर्फ इस जगह पे। और अगर इंफीरियर पे इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि हम आगे आगे अभी पढ़ेंगे, के इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा कि इसमें वर्निक्स एरिया जो कि टेम्पोरल लोब में है वो इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो मोटर और सेंसरी लॉसेस हैं वो बाकी, या गट्समैन सिंड्रोम, वो सारी चीजें इसमें नहीं होगी। तो इंफीरियर के बारे में ये बात याद रखें। अच्छा, लिक्विनर स्ट्रोक ये है कि जो आर्टरीज बेसल गेंगलिया या इंटरनल कैप्सूल की तरफ मुड़ी है, अगर उनमें स्ट्रोक हो जाए तो वो फेवर मोटर स्ट्रोक होगा, क्योंकि ये बाकी सेंसरी उसमें स्पेयर्ड होती है, ठीक है। तो फेवर मोटर स्ट्रोक याद रखें। और ये पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। अच्छा, सॉरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के लिए मुझे कोई अच्छा सा डायग्राम नहीं मिला जिससे मैं एक्सप्लेन कराऊं आपको, लेकिन ये आप देख पा रहे हैं कि दिस इज पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो यहाँ पे इसके साथ जो है वो है ब्रेन स्टेम का पार्ट, मिड ब्रेन, ठीक है। तो ये मिड ब्रेन को सप्लाई कर देता है, ठीक है। और जो आगे जाके फिर ये दो डिवीजन में जाता है और उससे ऑक्सीपिटल रीजन और पार्ट ऑफ टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करता है, लेकिन मेनली ऑक्सीपिटल रीजन को। तो इसका स्ट्रोक पैटर्न भी हम इसी तरतीब से ही पढ़ेंगे कि पहले हम उसका वो एरिया पढ़ेंगे जो मिड ब्रेन को सप्लाई करता है, और दूसरा उसका वो एरिया पढ़ेंगे जो ऑक्सीपिटल एरिया को सप्लाई करता है। अच्छा, आई डिडंट वांट टू डिस्कस मिड ब्रेन ओवर हियर, क्योंकि हम ब्रेन स्टेम में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ एसोसिएटेड है, सो वी विल गो फॉर इट नाउ। सेरेब्रल आर्टरी, टू मेन डिवीजन ऑफ पोस्टीरियर, प्रॉक्सिमल जो कि मिड ब्रेन को, और डिस्टल जो कि ऑक्सीपिटल को। और ये नाम हमने खुद से दिए, ये कोई बुक में नहीं है, सिर्फ इसको इजी करने के लिए। हमें पता है कि हमारे साथ क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई होते हैं, C3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे साथ रेड न्यूक्लियस भी होता है। तो अगर रेड न्यूक्लियस पेयर और सिर्फ C3 और साथ में कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स एटसेट्रा इन्वॉल्व हो जाए, तो इस सिंड्रोम का अलग नाम है। और अगर रेड न्यूक्लियस भी साथ में इन्वॉल्व हो जाए, रेड न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो जाए और साथ में वो कंट्रालेटरल हेमिप्लीजिया वगैरह हो, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक हो, तो उस सिंड्रोम का अलग नाम है। और ये सबको मिला के अगर डैमेज हो जाए तो फिर अलग सिंड्रोम बनते हैं। सिर्फ इस पोर्शन में हमारे साथ 3 सिंड्रोम है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें वेबर सिंड्रोम। अच्छा, क्रेनियल नर्व 3 के बारे में तो हम क्रेनियल नर्व में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये याद रखें कि ये आई, ठीक है ना। अच्छा, ये है आईलिड। अच्छा, आई को ओपन कैसे रखते हैं, इसके लिए हम इसमें एक पिलर लगा देते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। और ये पिलर जो है, जो 3 की शक्ल में है, ये इसको बंद होने नहीं देता, एंड दैट इज क्रेनियल नर्व 3। तो क्रेनियल नर्व 3 का फंक्शन क्या है? टू कीप द आई ओपन। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला नर्व डैमेज हो जाएगा तो आर्टरी, जो सॉरी जो आई है, ये क्लोज हो जाएगी, जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड अल्फाज में टोसिस कहते हैं। तो क्रेनियल नर्व की मैनिफेस्टेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ टोसिस, और वो होगी ऑन द साइड ऑफ लीजन, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, वो हम आगे जाके ब्रेनस्टेम लीजन में एक्सप्लेन करेंगे। कंट्रालेटरल हेमिप्लीजिया होगी, हमें पहले से पता है कि यहाँ पे जो ऊपर से फाइबर आते हैं तो वो मिडुला ऑब्लांगेटा के लेवल पे डिकसेट करते हैं। तो अगर डिकसेट उस लेवल पे करते हैं तो इस लेवल पे एनी डैमेज विल बी लाइक द डैमेज इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एंड देयर विल बी कंट्रालेटरल लॉस ऑफ द मोटर एक्टिविटी, दैट इज कंट्रोलेटेड हेमिप्लीजिया। अगर रिड न्यूक्लियस डैमेज होगा तो रिड न्यूक्लियस आपको याद होगा जो हमने पढ़ा था कि इट इज अबाउट द फ्लेक्सर एक्टिविटी। तो अगर फ्लेक्सर डैमेज होंगे तो बंदे को होगा क्लॉट सिंड्रोम, और दैट विल मैनिफेस्ट एट एटेक्सिया, ठीक है। और इस वाले को हम वेबर सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, और जब ये दोनों एरियाज इन्वॉल्व हो जाएंगी, इसको हम बेनेडिक्ट सिंड्रोम कहते हैं। सो बेनेडिक्ट सिंड्रोम इज इक्वल टू वेबर प्लस क्लॉट सिंड्रोम, ठीक है। तो डिस्टल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है, उसमें होगा कंट्रालेटरल होमोनोमस हेमिनोप्सिया विद मैक्युलर स्पेयरिंग। और ये आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि मैक्युलर स्पेयरिंग इसलिए होती है कि मैक्युला को हमारे साथ एमसीए भी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी भी सप्लाई करती है। तो अगर पीसीए जो है
वो डैमेज हो जाए तो एमसीए इंटैक्ट है और देयर विल बी मैकुलर स्पेयरिंग। अच्छा, पीसीए हमारे साथ हिपोकैम्पस को भी सप्लाई करती है, और हिपोकैम्पस डैमेज हो जाए तो ट्रांजिएंट मेमोरी लॉस होती है। दिस इज जस्ट लाइक गजनी, ठीक है, इट इज ट्रांजिएंट लॉस, परमानेंट लॉस नहीं होते। एंड इफ यू आर बॉलीवुड फैन तो इट्स गजनी, एंड इफ यू आर हॉलीवुड फैन देन इट इज मोमेंटो ऑफ क्रिस्टोफर नोलान। एंड इफ बोथ द साइड्स ऑफ पीसी आर इन्वॉल्व, लाइक एक साइड से जो पीसीए आ रहा है और दूसरे साइड से जो पीसीए आ रहा है, अगर ये दोनों इन्वॉल्व हो गए तो बंदे को कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो जाती है। लेकिन कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस में एक ट्रिकी बात यह है कि इसमें जो पेशेंट है वो डिनाई करेगा कि मैं ब्लाइंड नहीं हूँ। विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।